हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज हमारा एमसीक्यू का तीसरा सेशन है। ये थर्ड सेशन है, जो कि अभी हम 50 एमसीक्यू करा चुके हैं। अब आज 25 एमसीक्यू कराएंगे, देन 25। उसके बाद हमारा ये एमसीक्यू सेशन ख़त्म हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ये बुक अगर आप लोग के पास है तो उससे आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर नहीं है तो इसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। कमेंट में आप लोग लिख दीजिए, टेलीग्राम लिख के कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को अपना टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, उस पर आप लोग को एक सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ भेज दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज 25 एमसीक्यू फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक एम लक्ष्मीकांत, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यूजीसी नेट जून 26। So 51 MCQ. The auxiliary departments in the government of India includes। देखिए इसमें बेसिकली आपको कौन कौन सा ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है इंडिया में वो बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लॉ मिनिस्ट्री हमारा ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है। सेकंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी हमारा ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट है। थर्ड द डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, देखिए ये भी ऑक्सिलरी एजेंसी है। फोर्थ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यू, ये भी हमारा ऑक्सिलरी एजेंसी है। मैंने वीडियो लेक्चर में सब बता रखे हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी 1 2 3 4। नेक्स्ट द स्टाफ एंड लाइन आर कोऑर्डिनेट्स ऑपरेटिंग not in a hierarchical relation to staff or line but on a horizontal plane of authority and responsibility under the chief executive said। देखिए जो स्टेटमेंट है किसने बोला है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, वन सेकेंड, सी, देखिए ऑप्शन सी अल्बर्ट लिपास्काई जी ने बोला है। सो राइट ऑप्शन इज सी। ये सब कुछ स्टेटमेंट है, आप लोग उसको थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके जो स्टेटमेंट है अल्बर्ट जी ने दिया है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। देखिए स्टाफ एजेंसी का क्या फंक्शन नहीं है इसमें, देखिए प्लानिंग स्टाफ एजेंसी का फंक्शन है। देखिए प्लानिंग, एडवाइजिंग ये भी है, कंसल्टेशन ये भी फंक्शन है, अचीविंग गोल देखिए फंक्शन हमारा लाइन एजेंसी का है। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सब एग्जाम में आने वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन है। सो देखिए जो पेयर करेक्टली मिले उसको बताना है। यूनिटी ऑफ कमांड देखिए ये गलत है, हमारे हेनरी फ्यूल जी हैं। एक्सेप्टेंस थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये ग्रेकुनस जी है। सो राइट ऑप्शन इज ए फॉर्मल अथॉरिटी वेबर, मैक्स वेबर जी का है। एंड 55 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड ये भी गलत है, फ्यूल फॉर्मल अथॉरिटी मैक्स का है, मैक्स वेबर का। कोऑर्डिनेशन ए, कोऑर्डिनेशन को फॉलेट जी ने डिफाइन किया है। सो राइट ऑप्शन इज ए। 54 का भी है और 55 का भी है। नेक्स्ट द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एज गिवन बाय अमिताई रिजवानी इज। देखिए जो हमारे इट्स जियोनी जी थे, जो कि अथॉरिटी के जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन बताया उसमें से था उनका कोर्सिव अथॉरिटी, नॉर्मेटिव अथॉरिटी एंड यूटिलिटेरियन अथॉरिटी। सो राइट ऑप्शन इज डी। देखिए अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सब डिटेल से समझाया है कि कोर्सिव, नॉर्मेटिव एंड यूटिलिटेरियन अथॉरिटी क्या होते हैं। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन एज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय जे.डी. थॉमसन आर। सो राइट ऑप्शन देखिए जो जे.डी. थॉमसन जी ने डिपेंडेंसी के टाइप दिए हैं वो है हमारा रेसिप्रोकल डिपेंडेंसीज एंड पुल्ड इंटरडिपेंडेंसीज
एंड सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसीज। सो राइट ऑप्शन इज सी 2, 4, 5। देखिए जो जेडी थॉमसन जी ने बताया था इंटरडिपेंडेंसीज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली ये जो लेक्चर हम लोग लिए थे आपका कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन लेक्चर में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जो उन्होंने बताया था 3 टाइप का इंटरडिपेंडेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पुल्ड इंटरडिपेंडेंसीज। पुल्ड इंटरडिपेंडेंसीज मीन्स मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा उन सभी छोटे छोटे यूनिटों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा हो गया पुल्ड इंटरडिपेंडेंसीज। एंड सेकेंड वन जो सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसीज। सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट द आउटपुट ऑफ वन यूनिट इज टू बी द इनपुट फॉर अदर यूनिट। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिट्स होंगे, उनके डिपार्टमेंट होंगे, इस टाइप में अरेंज होने चाहिए कि एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट हो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट का काम करे। तो हमारा होगा सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंसीज। एंड थर्ड नेक्स्ट जो है हमारा रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंसीज। रेसिप्रोकल में उन्होंने बताया कि थॉमसन जी ने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट हो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए कि हर एक यूनिट का आउटपुट, हर एक यूनिट अगले यूनिट के लिए इनपुट का काम करे। तो ये सारे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। अच्छा सर, तो बेसिकली ये हमारा ऑप्शन 2, 3 एंड 5 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाथॉर्न स्टडी है प्रूव दैट। देखिए ये जब थर्ड चैप्टर पे आएंगे क्लासिकल थ्योरी, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। FW टेलर जी का है, ओ सॉरी इल्टन मायो जी का है, तो उस सब में अभी पढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर के सब है, तो इसको अभी स्किप कीजिए। $59 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव एडवोकेटेड पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। देखिए पोजिशनल थ्योरी मैंने बता दिया था, जो थ्योरी जब अथॉरिटी थे उसमें 2 थ्योरी थे, पोजिशनल थ्योरी एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस थ्योरी। तो हमारा पोजिशनल थ्योरी थे हमारे हेनरी फेवल जी एंड मैक्स वेबर, और एक्सेप्टेंस थ्योरी थे साइमन एंड चेस्टर बर्नार्ड। सो पोजिशनल थ्योरी एडवोकेटेड बाई फेवल एंड वेबर। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 60, Urwix's distinction between direct supervision and access to the boss in the case of span of control is related to the factor of। देखिए जो उर्विक जी ने डिस्टिंक्शन दिया था कि डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू द बॉस, ये बेसिकली स्पेस से रिलेटेड है। मतलब कि कहाँ पे, मतलब कि कंट्रोल होगा, मतलब कि ऐसा कुछ सुपरविजन और गाइडेंस जहाँ पे कोई भी सबॉर्डिनेट डायरेक्ट जाके ऑफिस में कंसल्ट कर सकता है। और हमारा हो गया डायरेक्ट सुपरविजन में, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारा सुपरवाइजर खुद जाएगा और गाइड करेगा। तो बेसिकली ये स्पेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है वो इंडिया में बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है। देखिए पहले इसको समझिए आप लोग। देखिए मैंने आप लोगों को एक समझाया था 3 पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन और डिकंसंट्रेशन एंड डिवोल्यूशन। ये तीनों चीजें मैंने समझाया था। बेसिकली ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ब्रॉड टर्म है, और इसके जो अंदर आते हैं मतलब कि निहित है डेलीगेशन, डिवोल्यूशन एंड डिकंसंट्रेशन। मैंने वीडियो लेक्चर में एक एक का अच्छा सा मतलब समझा दिया है। तो जो हमारा डिकंसंट्रेशन होता है, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स लोग अपने मतलब कि काम को लोअर में ट्रांसफर कर देते हैं। बेसिकली क्या हो कि टॉप मैनेजमेंट पे ज़्यादा अथॉरिटी ना, मतलब कि ज़्यादा बर्डन ना हो, तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक मतलब लोकल लेवल पे फॉर्म किया जाता है। देखिए बेसिकली डिकंसंट्रेशन होता है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए मतलब अथॉरिटी डेलीगेट किया जाता है, तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और डिसेंट्रलाइजेशन का तो आप लोग पंचायती राज सिस्टम समझ रहे हैं। और डिवोल्यूशन में देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाए जाते हैं लोकल लेवल में, वो क्या होता है, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग छोटे छोटे में मतलब कि गाँव वगैरह में जो अलग से अपनी पार्टीज, इंडिपेंडेंट पार्टीज बना रहे, वो सब क्या हुआ, हमारा डिवोल्यूशन हुआ।
नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ स्पैन अप कंट्रोल इज बीइंग रिवाइज्ड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए स्पैन अप कंट्रोल क्या हुआ, जैसे चीजें अब क्या हुआ, चीजें बदल रहे हैं, सिनेरियो चेंज हुए, तो स्पैन अप कंट्रोल की जो कंसेप्ट थे वो क्या हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, उसमें कुछ फैक्टर थे उसको अफेक्ट किए, बट यहाँ पे पूछा है कि वो फैक्टर नहीं जो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली इंक्रीज, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, फैक्टर है, अफेक्ट करता है। अगर ऑटोमेशन वगैरह का अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जो ज्यादा फोकस हुआ यूज करने का, तो इससे क्या हुआ, स्पैन अप कंट्रोल में अफेक्ट हुआ। ग्रोइंग रोल ऑफ स्पेशलिस्ट, ये भी फैक्टर अफेक्टिंग है। ग्रोइंग रोल जो हमारे देखिए अब स्पेशलिस्ट नेचर के कुछ जॉब हुए, तो उसमें भी क्या हुआ, स्पैन अप कंट्रोल क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। थर्ड, मॉडर्नाइजेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग, देखिए हमारा फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ निगेटिव रिक्रूटमेंट बाई पॉजिटिव रिक्रूटमेंट, इसमें भी, इससे भी कोई अफेक्ट नहीं होगा हमारे स्पैन अप कंट्रोल में। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, देखिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों के पास आने लगे, लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता करने लगे किसी भी चीज को, तो इससे भी क्या हुआ, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा अफेक्ट हुआ। सो यहाँ पे दो, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ऑप्शन है जिससे हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड एंड फोर्थ, बी। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी डू नॉट इंक्लूड, देखिए स्टाफ एजेंसी का क्या फंक्शन नहीं है, तो देखिए हाउस कीपिंग नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी एजेंसीज का है। एंड एग्जीक्यूशन देखिए नहीं है, ये हमारा लाइन एजेंसी का है। और बाकी तो हमारा स्टाफ एजेंसी का देखिए कोऑर्डिनेशन का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, सुपरविजन का काम करेगा। सो राइट ऑप्शन इज 3 and 5, बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुल्लिक द ग्रेट लिमिटिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, देखिए गुल्लिक जी ने एक लिमिटिंग फैक्टर बताया था डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन का, तो क्या क्या फैक्टर है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन में कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, तो क्या क्या थे वो मैंने आपको बताया था, साइज एंड टाइम। देखिए हमारा जो ऑप्शन है 2 and 5, सी, ऑप्शन सी इज राइट। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस टू द डेलीगेशन, देखिए जो हिंड्रेंस बेसिकली टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस एंड पर्सनल हिंड्रेंस। किसके, देखिए जो जेएफपी फिनर ने बेसिकली बताया है, बेसिकली उन्होंने पर्सनल हिंड्रेंस का बताया, वैसे ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस भी होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस में क्या क्या आता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस। सो सी, लैक ऑफ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस, एस। देखिए जो हमारा है लैक ऑफ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस है। सेकंड, इगोइज्म ऑफ द सुपेरियर ऑफिसर्स, देखिए जो हमारे कुछ हिंड्रेंस होते हैं, जैसे कोई भी सुपेरियर होता है अपने पोजीशन को लेके, मतलब कि वो ईगो में आ जाता है कि अब मैं अपना काम अपने मतलब अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को कैसे दूं, तो ईगोटिज्म होता है। तो बेसिकली ये क्या है, पर्सनल हिंड्रेंस। सो ये पर्सनल हिंड्रेंस है। स्टेबल एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क, देखिए स्टेबल एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क नहीं, यहाँ पे होता नॉन स्टेबल एंड नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस होता है। बट यहाँ पे स्टेबल एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क बेसिकली हिंड्रेंस नहीं है। एंड स्टेबलाइज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ये भी देखिए ये भी हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि अनस्टेबलाइज मेथड्स एंड प्रोसीजर होता, तो या लैक ऑफ वेल स्टेबलाइज मेथड एंड प्रोसीजर होता, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस होता। सो ये भी ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट है। एंड फिफ्थ देखिए, लैक ऑफ प्रॉपरली स्पेल्ड आउट पोजीशन, देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की पोजीशन अच्छा सा डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, डेलीगेशन में प्रॉब्लम होगा। सो राइट ऑप्शन इज डी, 1 and 5। अब देखिए असर्शन एंड रीजन, पहला पैटर्न के अब एमसीक्यू जाएंगे, तो इसमें बेसिकली आप लोग को देखना है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, जो दोनों होगा असर्शन एंड रीजन, वो दोनों सही होंगे, और हमारा रीजन क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। सो एंड बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड सी विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो देखिए कॉमन फॉर ऑल
तो इसमें हमें इसके हिसाब से आंसर देना है। सो देखते हैं 66 क्या है। ए टाइम हॉनर्ड प्रिंसिपल इज दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। सो आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है। ए टाइम ऑनर्ड प्रिंसिपल इज दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। देखिए ए राइट है, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोटोनिमस है और एक दूसरे के पूरक है। सो ए ऑप्शन राइट है। एंड रीजन देखते हैं, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मीनिंगलेस वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज डेंजरस। देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ऑप्शन गलत है। होता है अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस होगा, एंड अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें उल्टा कर दिया। देखिए जो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डेंजरस होगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मीनिंगलेस होगा। तो इसमें उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन गलत है। तो क्या होगा, ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट ए देखिए हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन इज मच मोर देन कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन इज मच मोर देन, देखिए ये सब बेसिकली आपको सोचने वाली चीज है। इसमें आप लोग अच्छे से कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे कहीं ना कहीं। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, ए असर्शन कोऑर्डिनेशन इज मच मोर देन कोऑपरेशन। तो देखिए ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बेसिकली ब्रॉड व्यू है। इसमें क्या होता है कि सभी यूनिट्स के काम को सिंक्रोनाइज कराना होता है छोटे छोटे। और कोऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली एक दूसरे का इंडिविजुअल हेल्प होता है, ग्रुप का कोई 2 या 3 लोग एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा वो कोऑपरेशन होता है। एंड रीजन देखिए इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन इज कलेक्टिव एक्शन वाइल कोऑपरेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इफर्ट है। देखिए गलत है, यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इफर्ट होता है, एंड कोऑपरेशन क्या होगा, कलेक्टिव एक्शन होगा। मतलब 2-4 लोगों को काम को अगर एक साथ मिलकर कर रहे हैं वो होगा हमारा कोऑपरेशन। बट कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, ब्रॉड व्यू है। ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इफर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया है। सो ऑप्शन इसका भी सी होगा, मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ए हमारा सी ऑप्शन होता है इसके हिसाब से, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट सर्सन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स मोर देन सिंपली असाइनिंग ड्यूटीज टू अदर इन मोर और लेस डिटेल्स। देखिए हमारा इसमें क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इसमें बताया गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, मीन्स मोर देन सिंपली असाइनिंग ड्यूटीज टू अदर इन मोर और लेस डिटेल। तो क्या हुआ, हमारा डेलीगेशन हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एंड रीजन देखते हैं, द इसेंस ऑफ डेलीगेशन इज टू कॉन्फर डिस्क्रिशन अपॉन अदर्स टू यूज दियर जजमेंट इन मीटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दियर ड्यूटीज। देखिए ये भी रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तो यही होता है ना, अगर कोई भी अगर ड्यूटीज हो हमारी, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने सबऑर्डिनेट या किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं और उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि अपना वो जजमेंट ले सकेगा, उसको फुलफिल कर सकेगा वो ड्यूटीज को। तो बेसिकली हमारा एक क्या है, जो रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, द इसेंस ऑफ डेलीगेशन इज टू कन्फर डिस्क्रिशन अपॉन अदर्स टू यूज दियर जजमेंट इन मीटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दियर ड्यूटीज। सो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ ए इज द करेक्ट एंड बोथ, मतलब बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेन असर्शन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए होगा। देखिए 69 देखिए क्या है इसमें, ए द हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए सही है, जो हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। देखिए ऐसे फ्लो करेगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऐसे, तो क्या होगा, प्रॉपर चैनल में, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर चैनल में चीजें होते हैं। एंड रीजन देखिए, विद द परमिशन ऑफ द इमीडिएट सुपेरियर गैंग प्लैंक कैन बी प्रैक्टिस्ड। यस ये भी राइट है। देखिए गैंग प्लैंक जो नियम था हमारा हेनरी फ्योल्जी का, इसमें तो यही था ना कि अगर सेम लेवल के 2 एम्प्लॉय आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट उसके जो इमीडिएट सुपेरियर होंगे उनके परमिशन के हिसाब से करेंगे। तो ये हमारा क्या है, हेनरी फ्योल्जी का गैंग प्लैंक नियम है। बट ये हमारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग अलग सेपरेटली राइट है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 70 ए द प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की इज आल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोसेस और स्केलर प्रिंसिपल्स।
एस देखिए इसमें क्या है, ए सही है। द प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की इज आल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोसेसेस, राइट है, और स्केलर प्रिंसिपल्स देखिए सही है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की को आल्सो स्केलर चेन बोलते हैं या स्केलर प्रोसेस बोलते हैं। एंड रीजन देखिए, द टर्म स्केलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्केल, एस मीनिंग लैडर विद सेवरल स्टेप्स। देखिए ए भी सही है और इसको करेक्ट मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा है स्केलर को। तो जो स्केलर हमारा डिराइव्ड है वो स्केल से डिफाइन है। बेसिकली स्केल में ऐसे बने होते हैं ना स्केल्स, एक डिफाइंड इंटरवल पे कुछ स्केल्स बने होंगे। बेसिकली एक लैडर समझ सकते हो आप, एक लैडर, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स होंगे ना, तो इसी से हमारा क्या है, स्केलर प्रोसेस। सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट। 71 ए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज मोर अ थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन देन अ प्रैक्टिकल वन। देखिए इसमें क्या बताया, जो हमारा असर्शन है उसमें बोला गया कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज मोर अ थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन देन अ प्रैक्टिकल वन। यस देखिए इसमें मैंने लास्ट जो इसका कंक्लूजन में बताया था कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है बेसिकली एक थ्योरेटिकल चीज है, मतलब कहने की चीज है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। उसका रीजन में देखिए क्या दिया है, इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिसीव बोथ टेक्निकल एंड जनरल ऑर्डर्स फ्रॉम वन सिंगल बॉस। यस देखिए इसका एक करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न और इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो उसमें क्या होगा, जो हमारा सुपरवाइजर होने चाहिए वो अलग अलग नेचर के होने चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर, हर एक चीज के लिए अलग अलग सुपरवाइजर होने चाहिए। मतलब वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही सुपरवाइजर वो जनरल सुपरविजन करे और टेक्निकल सुपरविजन भी करे। तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज राइट। 72 a supervisor can supervise directly more number of subordinate at lower level than a higher level। yes देखिए हमारा जो लिंडल उर्विक जी का उन्होंने बताया था ना, 5 to 6 हायर लेवल पे एंड 8 to 12 लोअर लेवल पे क्या करेगा, हमारा जो सीनियर होगा वो सुपरवाइज करेगा। सो ये ऑप्शन सही है, देखिए ए करेक्ट है। इसका रीजन देखिए, द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एट द लोअर लेवल इज रूटीन एंड सिंपल। देखिए ये भी करेक्ट है, जो हमारा लोअर लेवल का टास्क होगा वो क्या होगा, रूटीन एंड सिंपल होगा। सो इसको देखिए अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है इस स्टेटमेंट को। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है असर्शन, ए सुपेरियर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एट एनी गिवन टाइम। देखिए इसमें हमारा क्या है कि इसमें बताया कि a superior can supervise and control only a limited number of subordinates at any given time। yes इसको आप लोग मैंने बताया था स्पैन ऑफ अटेंशन का जो मैंने थ्योरी बताया था उससे रिलेट कीजिएगा। तो ये क्या है हमारा, उसमें बताया गया था स्पैन ऑफ अटेंशन में क्या होगा कि ह्यूमन की कैपेसिटी होगी कि एक टाइम पे कुछ ही लोग को क्या करेगा, अटेंशन कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे बहुत लोगों को अटेंड कर सके। तो इससे हमारा ये डिफाइन होता है कि जो हमारा सुपेरियर होते हैं वो एक मतलब लिमिट टाइम में, कुछ गिवन टाइम में लिमिटेड लोग को ही सुपरवाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन सही है। एंड रीजन देखिए क्या है, देयर आर नो लिमिट्स टू ह्यूमन कैपेसिटी। नहीं ये गलत है, लिमिट होती है। सो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। 73 में ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट असर्शन, सुपरविजन इज मोर देन इंस्पेक्शंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। देखिए हमारा जो 74 में हमारा ए है वो बोला है कि सुपरविजन इज मोर देन इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि देखिए इसमें बताया कि सुपरविजन का जो वैल्यू होता है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा होता है। और क्यों होता है, रीजन देखिए, इट हैज एजुकेटिव एज वेल एज कंसल्टेटिव डायमेंशन। देखिए करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक करेक्ट है। तो ऑप्शन ए होगा 74 का। एंड 75 ए क्या है, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर द वर्क्स एफिशिएंसी। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी हमने कवर नहीं किया तो उसको स्किप कीजिएगा। ये कुछ चीजें मतलब नेक्स्ट चैप्टर के भी उठा लिए हैं, सो इसको स्किप करो। 76 assertion, डेलीगेशन इज नॉट ओनली एजुकेटिव बट आल्सो प्रोडक्टिव। देखिए बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू है। अभी आप लोगों को एक मैं स्टोरी बताता हूँ। अभी रिसेंट में न्यूज में मैंने एक पढ़ा था कि कोई एक आईपीएस थी, वो बार बार छुट्टी ले रही थी और उनका पोजीशन कोई उनका जूनियर मतलब जो उनका सबऑर्डिनेट होल्ड कर रहा था। तो बाद में इसका ये मतलब कंक्लूजन आया था कि उन्होंने मतलब एक प्रकार का मिली जुली थी, मतलब कि डिलिबरेटली वो लीव ले रही थी ताकि जूनियर्स को एक पोजीशन होल्ड करे और एक डिसीजन मेकिंग पावर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके।
तो बेसिकली देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, डेलीगेशन इज नॉट ओनली एजुकेटिव बट आल्सो प्रोडक्टिव। और रीजन देखिए, रीजन इट क्रिएट्स अ मैनेजेरियल क्लास ऑफ सबॉर्डिनेट एज इट इम्पार्ट्स मैनेजेरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। इससे क्या होगा देखिए, इसका बहुत ही, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये यहाँ पे जो हमारा एसर्शन है वो भी सही बोला गया, डेलीगेशन इज नॉट ओनली एजुकेटिव बट प्रोडक्टिव भी होगा। और वो कैसे होगा उसका रीजन देखिए, इसका रीजन ये होगा कि जब हमारा सबॉर्डिनेट सीनियर का पोजीशन होल्ड करेगा तो क्या करेगा, उसका मतलब कि उसका एक प्रकार से ट्रेनिंग हो जाएगा कि वो सीनियर का पोजीशन होल्ड करके कैसे किया, डिसीजन कैसे लिया, सब चीजें को कैसे मैनेज किया, तो ये प्रोडक्टिव होगा, उसका एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। 77 देखिए, द स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज थ्रू असिस्ट द लाइन एजेंसी डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखिए हमारा सही है, जो हमारा देखिए दोनों का असिस्टिंग नेचर के हैं बट एक दूसरे से डिफर है। स्टाफ हमारा, स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी दोनों लाइन एजेंसी को असिस्ट करते हैं बट एक दूसरे से अलग है। वो कैसे अलग है, द ऑक्सिलरी एजेंसीज हैव नो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं देखिए गलत है, ऑक्सिलरी एजेंसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है, वाइल स्टाफ एजेंसी के पास क्या होती है, ऑपरेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, ओनली क्या डिसीजन ले सकता है, ऐसे उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। सो ये गलत है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 78 देखिए, ए कोऑर्डिनेशन इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तो सही है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा जरूरी है कोऑर्डिनेशन। एंड रीजन में देखिए क्या बताया, कोऑर्डिनेशन कैन बी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। ये टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में मैंने बताया था कि फंक्शनल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, तो ये देखिए ये भी ऑप्शन सही है बट एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को। कोऑर्डिनेशन ये इसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट सही है, ट्रू है। सो ऑप्शन बी इज राइट। 79 ए देखिए क्या है, सुपरविजन इज इसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन क्या होगा, जरूरी होगा, क्योंकि गाइडेंस कंट्रोल इस सब के लिए बहुत ही जरूरी है सुपरविजन। तो ये क्या है, हमारा राइट है। रीजन देखते हैं, द एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। यस देखिए क्या है, सुपरविजन का भी लेवल अलग अलग है, किसी एक के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सुपरविजन है, किसी स्किल बंदा है उसके लिए क्या है, सुपरविजन कम चाहिए बट सुपरविजन चाहिए। तो इसमें क्या है कि देखिए ये दोनों अलग अलग सेपरेटरी राइट है, ये स्टेटमेंट भी राइट है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन जरूरी है, और द एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ये भी जरूरी है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट। 80 ए डेलीगेशन इंक्रीज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द सबॉर्डिनेट। एस देखिए राइट है, डेलीगेशन से क्या होगा, जो हमारे सबॉर्डिनेट में क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन देखिए क्या है, इट इन्वॉल्व्स एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो हमारा डेलीगेशन क्या होता है उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट में इंक्रीज होगा, तो ये तो ट्रू है। और रीजन में देखिए क्या बताया, इट इन्वॉल्व्स एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो देखिए एब्डिकेशन बेसिकली क्या होता है, रेजिग्नेशन मतलब त्याग कर देना उस पद का, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको क्या हो, एब्डिकेशन करना, ये होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारा, डेलीगेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, एक गलत है, रॉन्ग, फॉल्स है। सो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। 80 का देखिए, ए द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी लेट डाउन। देखिए सही है, बहुत करेक्ट है, मतलब कि क्या है कि एग्जैक्ट लेंथ नहीं बताया जा सकता है, मतलब नहीं कोई बता सकता, इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। यस तो ऑप्शन ए इज राइट। सो आई होप आप लोग को कुछ आइडिया लग रहा होगा कि एमसीक्यूज कैसे करना है। क्या है कि आपको कुछ चीजें आइडिया, मतलब एक अच्छे से अगर पढ़े जाएंगे तो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, तो उससे आप आइडिया भी लगा सकेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ये सब में क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा और कंसेप्ट को क्लियर गो थ्रू पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लाइन वाइज लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें आप अच्छे से कर पाएंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।